आदिवासियों के का सेपरेट कोड होना चाहिए। वो सेपरेट कोड फॉर द आदिवासी शुड बी देयर इन द सेंसस, ये मेरा स्पष्ट व्यू है। और वो करने के लिए अभी भी एक सेंसस में किया जा सकता है, गवर्नमेंट उसको कर सकती है, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो और ये सारा जो 6 मेजर रिलीजन्स है इंडिया के, उसके अलावा तो हमारे देश के अंदर में बाकी रिलीजन्स का रिकॉग्निशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो लोग मान लीजिए प्रकृति को मानते हैं तो वो कल्चर को तो रिकॉग्निशन ही नहीं है संविधान में, और फिर जो लोग धर्म को नहीं मानते उसका भी रिकॉग्निशन संविधान में नहीं है। मैं आर्टिकल 25 to 30 की बात कर रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिटेशंस है बहुत सारे, में जो बार बार डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है प्रकृति को मानने वाले लोगों की संस्कृति का या उनके विचारों का कहीं पर जो है वो राइट सिक्योर्ड नहीं है। जो लोग रिलीजन को बिल्कुल नहीं मानते उनके राइट्स भी सिक्योर्ड नहीं है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो क्या है, लेकिन उसके बगैर भी अभी सेंसस एक्ट में जो है सिंपल अमेंडमेंट करके, जो है रूल्स में सिंपल अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ला सकती है। एंड देयर शुड बी अ सेपरेट कोड फॉर द आदिवासीज, एंड देयर शुड आल्सो बी अ सेपरेट कोड फॉर पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, हु हैव ओनली थिंकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी एंड साइंस। तो ये भी आने की जरूरत है। ओके सर, ये सरकारी अस्पताल जो है या सरकारी स्कूल है और जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल या अस्पताल है, तो उसमें क्या गरीब लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, तो यूपीआई इसको लेकर कुछ सोच रही है क्या? नहीं, सब लिखा है, सब बताया है यार। केवल स्कूल और हॉस्पिटल का ये नहीं है, पूरी पॉलिसी सब चीजें ठीक करना होगा देश में, पर उसके लिए गवर्नमेंट लगेगी ना, जीतना पड़ेगा ना पहले। तो पहले तो इलेक्शन जीतने की तैयारी करो, अब ये सब चीजें ठीक हो सकती है। मोदी गवर्नमेंट के मन में ओबीसी सेंसस को लेकर क्या चल रहा है, क्या क्या सोच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार किया, उस पर हाई कोर्ट ने उसको ये किया, ओके किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया। देखिए ये तो बड़ी बेसिक है। अगर आप कोई भी आप कैटेगरी, ओबीसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी, आर्टिकल जो है वो 16(4) है, 16 अभी 6 है, या आपकी मान लीजिए 340 है, या फिर ओबीसी कमीशन है 338 आई फील बी है। तो ये सारी तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपने उनको रिकॉग्निशन दिया हुआ है। फिर 366 आई फील 26 जो है सब क्लॉज, उसके अंदर में भी प्रोविजन है। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है तो वो कम्युनिटी का अगर आप डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही उनके क्लियर नहीं होंगे, तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे? तो मेरा ये क्लियर मानना है कि ओबीसी के सेंसस होना चाहिए और वो नेशनल लेवल पर होना चाहिए, और बीजेपी गवर्नमेंट को उसे करना चाहिए। अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो बात क्लियर है कि वो ओबीसी का डेवलपमेंट नहीं चाहती, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं चाहती है, केवल ओबीसी का वोट चाहती है, लेकिन ओबीसी का डेवलपमेंट नहीं चाहती। और इस पर मैं पार्लियामेंट को पिटीशन किया था 2019 में। तो होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह जी जिसके मिनिस्टर है, उन्होंने 14 पॉइंट के रीजन दे दिए कि भाई हम क्यों नहीं करना चाहते। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट उनको क्लियर किया कि भाई ये कारणों की वजह से आपको करना पड़ेगा, और आपके जो रीजन है वो जस्टिफाइड नहीं है अंडर ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड पॉलिसीज ऑल्सो। पर उसके बावजूद बीजेपी नहीं करना चाह रही, इसका मतलब बीजेपी ओबीसी का डेवलपमेंट नहीं चाहती, विकास नहीं चाहती है, केवल उनका वोट लेकर उनको उलझाए रखना चाहती है। इंटरनेट है ना, आपका डेटा है, फिर उसके बाद में आप स्पेस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप प्लेन में जा रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो सब जगह आपका जुड़ा हुआ है, बायोमेट्रिक्स है, आधार है। तो डिजिटल राइट्स या उससे ज़्यादा स्पेसिफिक होगा टेक्नोलॉजिकल राइट्स, क्योंकि पहले जो है एलिमेंट्री नेचुरल राइट्स थे, फिर फंडामेंटल राइट्स है, फिर ह्यूमन राइट्स है। तो ह्यूमन राइट्स में इस बात को माना गया है कि टेक्नोलॉजिकल राइट्स भी होना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल राइट्स के साथ दे शुड ऑल्सो भी टेक्नोलॉजिकल जस्टिस। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा पुराना है, उसमें ये चीज़ें होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दुनिया की कोई भी संविधान में ये नहीं था, ये तो अभी लेटेस्ट 21st सेंचुरी का डेवलपमेंट है। तो टेक्नोलॉजिकल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की जरूरत है, और फिर उसके आधार पर लॉज बनाने की जरूरत है। मैंने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडमेंट किया है ह्यूमन राइट्स के बिल लाते वक्त, उस समय उसमें टेक्नोलॉजिकल राइट्स की भी बात की है। ऑफकोर्स उसको और एग्जॉस्टिव करने की जरूरत है। इंडिया में घट रही है, जैसे अभी अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ सैंपल सर्वे करके एक रिसर्च किया है कि चुनाव के वक्त मुस्लिम और दलितों का लोगों का नाम हटा दिया गया चुनाव व्यवस्था, उससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा हुआ।
एक ट्यूशन क्लासेस में एक प्रोफेसर ने कह दिया कि पढ़े लिखो को ही वोट देना चाहिए, अनपढ़ को नहीं देना चाहिए, उनको हटाया गया, उस प्रोफेसर को हटाया गया। या कुछ एक विशेष समुदाय को लेकर काफी एजेंडा सेट किया जाता है, नफरत की भावनाएं, जो इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से, इस सारी घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वोटर लिस्ट से तो मेरा ही मानना है कि एक भी सिटीजन का नाम नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी सिटीजन का नाम नहीं है तो फिर वोटिंग राइट जो है, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, अगर वो नहीं है तो डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। तो अगर कहीं पर ये सर्वे के हिसाब से अगर मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ है या मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है या और भी कोई कम्युनिटीज़ है, उनका अगर एक्सक्लूड सिस्टमेटिक ढंग से हुआ है तो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। और ये जो है, देखिए और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि भाई आप बूथ कैप्चरिंग करते हो तो आपको बूथ कैप्चरिंग के लिए ऑफेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रूल 61 में, लेकिन आप ईवीएम को टैंपर करते हो तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द लॉ। मैं पार्लियामेंट को ये दिखा रहा हूं, आपने ये लॉज बनाए, इलेक्शन लॉज बनाए हैं। अंडर दिस लॉ इफ यू हैक द ईवीएम और इफ यू टैंपर द ईवीएम दैट इज नॉट एन इलेक्टोरल ऑफेंस। पॉइंट नंबर 1, इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इट्स ऑफिसर्स, सीओ और बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स है इलेक्शन कमीशन के, अगर वो मैनिपुलेशन करते हैं वोटर लिस्ट में तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द इलेक्टोरल लॉ। हाँ, आप अगर इलेक्शन लिस्ट को फाड़ते हो तो ऑफेंस है, लेकिन अगर ऑफिसर्स अगर मैनिपुलेशन करते तो इट इज नॉट एन ऑफेंस। तो व्हाई द एमपीज हु आर गोइंग इन द पार्लियामेंट एंड डूइंग ऑल दिस ड्रामा कैन नॉट थिंक अबाउट सच सिंपल थिंग्स कि भाई इसके लिए ऑफेंस बना दिया जाए और कोई भी ऑफिसर हो अगर वो एक्सक्लूजन कर रहा है तो उसको जो है वो पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। चाहे पिक्यूनरी कर दो, उसके ऊपर में 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का फाइन कर दो, या सर्विस के अंदर में उसको एक जो डिसिप्लिनरी एक्शन होती है वो कर दो। अगर सीरियस ऑफेंस है तो कम से कम उसको जो है वो 2 साल की सजा का प्रोविजन कर दो। तो मैं समझता हूँ ये चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी और ये प्रोविजन लॉ में करने की जरूरत है। और जो लोग हैं और कम्युनिटीज है उनको भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, समय समय पर इलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए फॉर्म से सिंपल फॉर्म्स को भरना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन भी इंक्लूजन होता है, तो उसको स्वयं लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी में सिटीजनशिप जो है, सिटीजन्स अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नागरिक जागरूक नहीं है, नागरिक को अगर ये बातें नहीं समझती है तो मैनिपुलेशन करने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। बट अगेन इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ, ये चीजें रोकना मुश्किल जाएगा। ओके सर, एक और सवाल था विजय बुद्ध जी का, व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल लॉ? No, human rights international law itself is an international law. You see, international law is of different types. Laws of seas, laws of space. These are also international laws. But human rights is also a type of an international law. International law becomes when all the countries of the United Nations discuss the draft and vote upon that. Then it becomes an international law. So accordingly, you see the various 60 covenants and conventions, the optional protocols have been, you see, voted by the various member committees of countries of the United Nations, and it has taken the form of a human rights international law. But international law is not only confined to human rights, there are other forms of international laws also, just like laws of seas and laws of space. ओके सर, अभी लॉ की बात चल रही है तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है, कभी कहते हैं कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अभी रिसेंटली ग्रीस जाके आए और उसमें कह दिया कि आपके पास भी डेमोक्रेसी थी, हमारे पास भी डेमोक्रेसी थी। इस तरह की वो बातें करके आ रहे हैं, तो आप कैसे उनसे डील कर रहे हैं इस बात को? ऐसा है ना, आपको मालूम है एग्जामिनेशन हॉल में जब चीटिंग होती है तो चीटिंग में कैसा होता है, पीछे का लड़का बताता है ABCD, B को मार्क कर दो, C को मार्क कर दो, D को मार्क कर दो। उस तरह प्रधानमंत्री को जो भी पीछे से ट्यूटर करता है ना, उनके जो भी एडवाइजर्स हैं वो जाकर बोल देते हैं ये आदमी की पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, स्टडी तो किया नहीं है। पहली बात मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो आप बोल रहे हैं, तो हमारे देश में हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत बड़ा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पा सिविलाइजेशन से हो चुका है, और अब तो उसके पहले भी आदिवासियों का जो सिविलाइजेशन है 50,000 साल का, उसके भी रिसर्चेस हो चुके हैं। आदिवासियों के समाज में तो लोकतंत्र के आंशिक तंत्र थे, आंशिक जो है वो भाव था, पर वो लिमिटेड था आदिवासियों के ग्रुप्स तक के जो है वो। अब आप कहां से कह रहे कि भाई इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? कहां डेमोक्रेसी मिली, जरा आप मुझे बताइए। तो
आप वेद के अंदर में अगर जो सभास की अगर आप उदाहरण देंगे तो वो आर्यन कम्युनिटी के लोगों के लिए था क्या, वो देश के सभी लोगों के लिए था उस समय में, जिसको दस्या दस्यु कहा जाता था, या आदिवासी तो जंगलों और पहाड़ों में थे, वो तो उसमें थे ही नहीं, केवल आर्यन कम्युनिटी के लोग वो सभा में बैठते थे। पॉइंट नंबर 1। फिर आप एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि 6 BC में जो है, यानी आज से 2500 साल पहले, 2600 साल पहले, जो वैशाली है, जो वज्जीज लोगों का है, या कपिल वस्तु जिसमें शाक्य लोगों उसका, कोलीज लोगों का है, या जो 16 जो है वो जनपदों का उल्लेख आता है, वो जो है वो गणतंत्र थे। ऐसा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, बट उस पर अभी कितना रिसर्च हुआ है आप मुझे बताइए। क्या ये रिपब्लिक्स थे? डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात है। अगर वो रिपब्लिक्स थे तो केवल क्षत्रियों के वो काउंसिल्स क्यों थे? उसमें जो शूद्र है और दास्य जो लोग हैं, महिलाएं लोग जो है, स्लेव्स जो लोग हैं, वो एक्सक्लूडेड क्यों थे? पॉइंट नंबर 1। इवन में वैशाली का, वज्जीस लोगों का और शाक्यों का और कोलीस का जो है, कपिल वस्तु और उसके आसपास के जो है, वो भी मैं जो ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के जो रिपब्लिकन स्टेट्स का एक मिसनॉमर है वो ये कहा गया। और फिर क्यों एक ही क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग जो है उनमें प्रिंस से राजा ट्रांसफर हुआ करते थे, बाकी शूद्रों का, दासों का और महिलाओं का कहां उसमें स्थान था? तो आप जो है अगर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो उनको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, उनको रिपब्लिक्स नहीं कह सकते, उनको ओलिगार्चीज कहा जाता है, यानी उनको लोकतंत्र नहीं, गणतंत्र नहीं, उनको वंशतंत्र कहा जाता है। मैं वैशाली की, वज्जीज और लिच्छवीस की भी जनपदों की बात कर रहा हूं, शाक्यों की और कोलीस के भी जनपदों की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए जो है, और ग्रीक के अंदर में भी एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी, जो वैशाली के लगभग जो है ओरिजिनेशन जिसका है, और बाद में एथेंस में जो है वो वहां पर पोलिस थी, यानी सिटीज के अंदर में जो छोटी मिनी पार्लियामेंट्स बोली जाती, पर वहां पर भी जो है वो स्लेव्स लोग एक्सक्लूडेड थे, महिला लोग उसमें एक्सक्लूडेड थे, लेकिन वहां एक पार्लियामेंट्री मॉडल था, रूल्स थे, वोटिंग थी, सारे वहां पर पॉलिस में ग्रीक लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। तो हम उनको एकदम रिपब्लिक्स या डेमोक्रेसी कह देना पूरे फॉर्म में, मैं समझता हूं ऐसा ही नहीं। डेमोक्रेसी में किसी का एक्सक्लूजन नहीं होता, सारे लोगों का इंक्लूजन होता है, इक्वल राइट्स के आधार पर इंक्लूजन होता है। हर जैसे अभी डेमोक्रेसीज में वर्ल्ड में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी रिलीजन का हो, रिलीजन को नहीं मानने वाला हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो उसको अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो, वोट करे और चुनकर जाए, उसके मूलभूत अधिकार है, उसके मानव अधिकार है। ये डेमोक्रेसी का मॉडल होता है। तो कहाँ लिच्छवीस का और वज्जीस का और शाक्यों का और कोलीस का जो है वो जनपद में ये सब प्रोविजंस थे? तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप जरूरत से ज्यादा बोल देते, ऐसे दिखाते, आपको बहुत मालूम है, लेकिन नकलची विद्यार्थी एग्जाम में कभी पास नहीं होता मेरिट के अंदर में, क्योंकि पीछे वाला जो उसको प्रॉम्प्ट करता है ना, वो भी क्लियर नहीं होता है कि इसका आंसर ए है या बी है या सी या डी है। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, या अभी आपकी उम्र भी हो रही है, 73-74 साल आपकी उम्र हो रही है, तो अभी पढ़ने का भी समय नहीं रहा। अगर आप पढ़ने जाएंगे तो 10 साल लगेगा, तब आप पीएम नहीं रहेंगे। तो कम से कम एक काम कीजिए कि मन की बात और विदेशों में जाके या इंडिया में जरा जो इस तरह के आप उजुल फुजुल के भाषण देते हैं, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, तो लोगों को अच्छा लगेगा। चलो प्राइम मिनिस्टर पर रिजनेबल है, जितना मालूम है उतना ही बोलते हैं, कम से कम अपनी हंसी मत उड़ाइए। और देश के अंदर में नॉलेज वाले बहुत लोग हैं और आपकी हंसी उड़ाने वाले भी बहुत लोग हैं। कम से कम हमारे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी है जो पब्लिक को बोलेंगे तो जनता आप पर हंसेगी। तो ऐसा काम ना करे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा।